हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन पांडे संविधान एवं विधि विशेषज्ञ हूँ। मुझे इस फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों के एसआई की वैकेंसी के लिए आप लोग को कुछ नए तरीके से मूल विधि और संविधान में कुछ नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को शामिल करते हुए देना चाहता हूँ। तो आप हमारी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि मूल विधि एसआई के सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, इसकी क्या अपरिहार्यता है। आज के पहले कुछ वैकेंसीज के पहले, कुछ विज्ञापन के पहले एसआई के वैकेंसी में मूल विधि नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया। इसको इसलिए शामिल किया गया, पहले क्या होता था कि एसआई जब आप लोग इंस्पेक्टर बन जाते थे, एसआई सेलेक्ट हो जाते थे, तो बाद में ट्रेनिंग में मूल विधि बताया जाता था। विधि के बारे में सामान्य विधि है, इसके बारे में जानकारी दी जाती थी। लेकिन अब आपके एसआई के सिलेबस में मूल विधि को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों मूल विधि को शामिल किया गया है। आप जब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बनने के बाद थाने में तैनात होंगे, तो कोई भी अपराध होगा, कोई भी क्राइम होगा, तो जो क्राइम होगा और जिसके विरुद्ध क्राइम होगा, वह व्यक्ति जब आपके पास आएगा प्रार्थना पत्र देने के लिए, सूचना देने के लिए कि हमारे विरुद्ध ये क्राइम किया गया है, तो आप एक इंस्पेक्टर के नाते क्या करेंगे? एफआईआर नोट करवाएंगे। तो जब आप एफआईआर नोट करेंगे या मुंशी से करवाएंगे, हेड कांस्टेबल से करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे? मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह चोरी करता है, ठीक है, चोरी अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति कोई सामान चुरा लिया है, तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगेगी? आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, नियुक्त हो जाएंगे, तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि चोरी को किस धारा के अंतर्गत हम एफआईआर लिखवाएंगे, तो फिर आपको वहाँ समस्या हो जाएगी। पहले ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन ट्रेनिंग बहुत दिनों का नहीं होता था, जिसमें बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जान पाते थे, इसलिए इसको एसआई के सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। अब सिलेबस में ही है कि आप पहले से भी कुछ चीज़ें जानते रहिए, एक नींव आपकी तैयार रहे, पहले से आपकी नींव तैयार रहेगी, फिर ट्रेनिंग में भी आपको बताया जाएगा। तो इस वजह से मूल विधि को एसआई के सिलेबस में शामिल किया गया है। और इसके बाद हम अब चर्चा करेंगे कि मूल विधि के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले मूल विधि के सिलेबस में हमें भारतीय दंड संहिता पढ़ना है। भारतीय दंड संहिता क्या है? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता में हमें अपराध की परिभाषाएं बताई गई हैं कि कौन से क्राइम की क्या परिभाषा है, क्या बेसिक एलिमेंट है, क्या आवश्यक तत्व हैं, और उन अपराधों के लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो हत्या की परिभाषा भारतीय दंड संहिता के धारा, इट मीन्स की सेक्शन 300 में हत्या की डिफिनीशन, मर्डर की डिफिनीशन ऑफ मर्डर, हत्या की परिभाषा दी गई है। दंड संहिता के अंतर्गत धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 302 के अंतर्गत, सेक्शन 302, हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए दंड। ओके, तो कितना दंड है हत्या के लिए? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कितना दंड? या तो आजीवन, या तो मृत्युदंड। मृत्युदंड इट मीन्स क्या? फांसी की सजा, या आजीवन कारावास और जुर्माना। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं होती हैं? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम लोग कुल 511 धाराएं पढ़ेंगे। कितनी धाराएं पढ़ेंगे? 511 धाराएं पढ़ेंगे।
इन धाराओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन से अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है। जैसे हमने एज एग्जाम्पल आपको बताया कि मर्डर की डिफिनीशन, हत्या की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 300 में। और उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया है, किस धारा के अंतर्गत किया गया है, कितना किया गया है। तो हमने अभी आपको एज एग्जाम्पल बताया कि धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कितने दंड का प्रावधान किया गया है? या तो मृत्यु दंड, इट मीन्स फांसी की सजा, या आजीवन कारावास और जुर्माना। इसी तरीके से अन्य भी अपराध हैं, जैसे कोई व्यक्ति जब समाज में किसी व्यक्ति को साधारण रूप से चोट चपेट कारित कर देता है, थोड़ा सा कहीं काट पीट दिया, एक दो झापड़ मार दिया, तो उसके लिए हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस तरीके से अपराध करने को एक नाम देते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? हम उपहतिकारित करना। क्या कहते हैं? उपहतिकारित करना। और यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को, समाज का कोई भी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी का हाथ पैर तोड़ देता है, दांत तोड़ देता है, कोई भी अस्थि विसंधान कर देता है, उसकी हड्डी तोड़ देता है, सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण कर देता है, या इतना तेजी से उसके ऊपर वार करता है कि वह व्यक्ति 30 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, तो इस तरीके से हम जब किसी अन्य व्यक्ति को चोटकारित करते हैं तो इसको हम घोर उपहति कहते हैं। क्या कहते हैं? घोर उपहति। उपहति की परिभाषा धारा 319 में दी गई है। किस धारा में उपहति की परिभाषा दी गई है? 319 में। और घोर उपहति की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 320 में। उपहति के लिए दंड दिया गया है धारा 323 में, और घोर उपहति के लिए दंड दिया गया है धारा 325 में। तो हमें आज सिलेबस के ऊपर ही चर्चा करना है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एज एग्जाम्पल एक दो देते जा रहा हूं कि आपकी चीजें क्लियर होती जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग लॉ के विद्यार्थी नहीं, आप लोग जुडिशरी के विद्यार्थी नहीं हैं, अभी आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इसलिए आप लॉ की चीज़ों को उतना लॉ की लैंग्वेज में, विधि की भाषा में समझ नहीं पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि आपके मूल विधि की सिलेबस में सबसे पहले शामिल है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे? अपराधों की परिभाषा, कौन सा विधि विरुद्ध कार्य से कौन सा अपराध गठित होता है, किन किन एलिमेंट से मिलकर कौन कौन सा अपराध बनता है और उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है, ये सब चीज़ें आपको हम क्रमशः भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पढ़ाएंगे, जिसमें कुल 511 धाराएं हैं। 511 धाराओं के अंतर्गत हमें समाज में प्रचलित जो मुख्य अपराध हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके बेसिक एलिमेंट जानने हैं, उनके दंड को जानना है। ओके, इसके बाद हम भारतीय दंड संहिता के बाद हमें मूल विधि के अंतर्गत पढ़ना होगा दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। हमने आपको बताया कि जब कोई भी व्यक्ति कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है तो वह कोई अपराध करता है, और उस अपराध की क्या परिभाषा है, किन किन कार्यों से मिलकर कौन कौन से अपराध बनते हैं, उनके लिए कितने दंड का प्रावधान है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इंडियन पीनल कोड में। तो यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी का बलात्कार ही कर दिया, 376 कर दिया, कोई व्यक्ति किसी का रेप कर दिया, या कोई व्यक्ति चोरी ही कर दिया, या कोई व्यक्ति हत्या कर दिया। एज एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सामान ले लेता है, चल वस्तु ले लेता है, चोरी कर लेता है, तो जिस व्यक्ति का वह सामान, चल वस्तु, मूवेबल प्रॉपर्टी गायब हुआ होगा, वह व्यक्ति क्या करेगा? अगर किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो गई तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उसकी सूचना वह निकटतम थाने में देगा। किस थाने में देगा? जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसका घर रहेगा,
उसके घर से जो सामान गया होगा उस क्षेत्राधिकार वाले थाने में वो क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा, इसकी सूचना देगा। आप इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी हैं, ठीक है, और आपके पास वह व्यक्ति आता है और इसकी सूचना देता है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जब कोई अपराध होता है तो वह व्यक्ति थाने जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए, तो एफआईआर कैसे लिखा जाएगा, कौन लिखेगा, एफआईआर के बारे में किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब थाने जाएगा एफआईआर लिखवाएगा तो एफआईआर सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत लिखा जाता है, किस धारा के अंतर्गत लिखा जाता है, धारा 154 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर लिखा जाता है। कौन एफआईआर लिखेगा, कैसे लिखेगा, मौखिक लिखेगा कि लिखित लिखेगा, ठीक है। लिखित भी वह एफआईआर लिखवा सकता है, प्रार्थना पत्र दे सकता है, मौखिक भी दे सकता है। अगर मौखिक देगा तो हेड मुहर्रिर इंस्पेक्टर उसको लिखवाएगा लिखित रूप से। एफआईआर लिखने के बाद क्या होगा, एफआईआर लिखने के बाद जो आप एसआई होंगे तो उस अपराध का क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे। क्या करेंगे, अन्वेषण। एफआईआर को क्या कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट किस धारा में, सीआरपीसी की धारा 154 में है। एफआईआर लिखने के बाद इंस्पेक्टर महोदय क्या करेंगे, एफआईआर लिखने के बाद इंस्पेक्टर महोदय अगर चोरी का एफआईआर लिख दिया गया थाने में तो अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोजबीन करना, विधि की भाषा में साक्ष्य एकत्रित करना। अन्वेषण करने का मतलब है कि उस अपराध के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना कि यदि रियल में वह अपराध हुआ है तो रियल में वह अपराध हुआ है तो उसके कुछ एविडेंस होंगे, जहां से वह वस्तु गई होगी, चोरी हुई होगी, वहां के आसपास के व्यक्ति से वह एसआई महोदय जाएंगे, इंस्पेक्टर महोदय जाएंगे, पूछेंगे कि कब यहाँ चोर आया, कब यहाँ से गया, क्या क्या सामान ले गया, जब चोर चोरी करके गए तो घर की क्या स्थिति थी, दरवाजा टूटा हुआ था, जंगला टूटा हुआ तो था, या आसपास के लोगों से अन्य भी जानकारियां लेगा कि रियल में चोरी हुई है या कि नहीं, या जिस अपराध के लिए एफआईआर लिखवाया गया है उस अपराध वह अपराध रियल में कारित हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति मिथ्या अभियोजन चलाने के लिए, मिथ्या अभियोजन विधिक शब्दावली है, मिथ्या अभियोजन का मतलब होता है किसी को झूठा मुकदमा में फंसाना। ऐसा तो नहीं है कि झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है। तो इसलिए जब एफआईआर लिख दिया जाएगा, एफआईआर लिखने के बाद रियल में वह अपराध हुआ है कि नहीं, इसके लिए क्या किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा, ठीक है। अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषण का मतलब होता है कि वह एसआई महोदय, जब आप एसआई बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी अन्वेषण अधिकारी के रूप में लगा दी जाएगी। अब आप उस अपराध के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करेंगे। अन्वेषण का मतलब होता है साक्ष्य एकत्रित करना। जब आप साक्ष्य एकत्रित कर लेंगे तो जो अन्वेषण अधिकारी रहेगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वह साक्ष्य एकत्रित करेगा, दिन प्रतिदिन उस घटना स्थल पर जाएगा, उस घटना स्थल पर जाके वहां के लोगों से पूछताछ करेगा, जितनी भी उसे जानकारियां मिलेंगी सारी जानकारियों को लेके दिन प्रतिदिन की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको हम लोग विधिक भाषा में कहते हैं केस डायरी। केस डायरी क्या है, केस डायरी में उसको डेली दिन प्रतिदिन उसको लिखेगा। उसी को पुलिस रिपोर्ट भी हम कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट के रूप में वह अंत में तैयार हो जाता है। तो जब वो अन्वेषण अधिकारी पुलिस रिपोर्ट तैयार कर लेता है, केस डायरी में दिन प्रतिदिन की बातों को लिख लेता है, तो उस पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी एसपी के, डिप्टी एसपी के कार्यालय में देता है, और वहीं से वह कॉपी, एक कॉपी उस थाने के संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वह चला जाता है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं अपराध के संबंध में कि अपराध होगा तो कोई व्यक्ति उसकी सूचना कहाँ देगा, थाने में देगा। उसके बाद क्या होगा,
थाने में उसकी एफआईआर लिखी जाएगी, फिर अन्वेषण अधिकारी क्या करेगा, साक्ष्य एकत्रित करेगा, ठीक है, साक्ष्य एकत्रित करके पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा, केस डायरी लिखेगा, उसकी कॉपी एसपी के कार्यालय में देगा और वहीं से एक कॉपी कहाँ चली जाएगी, वहीं से एक कॉपी संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में चली जाएगी। जब संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में वह पुलिस रिपोर्ट की कॉपी चली जाएगी तो उस थाने का जो मजिस्ट्रेट होगा, उस क्षेत्राधिकार का जो मजिस्ट्रेट होगा, वह क्या करेगा, जांच करेगा कि रियल में उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ेगा, रियल में वह मामला बनता है या नहीं बनता है। अन्वेषण अधिकारी ने जो दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट को दिया है, पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जितने लोगों का बयान लिया है, सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस बयान लेती है घटना स्थल के आसपास के लोगों से, सब कुछ केस डायरी में पुलिस रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो उन सब चीज़ों को, दस्तावेजों को संबंधित मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं, छोटे न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट कहते हैं। छोटे छोटे कोर्टों में, छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्टों में मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करेगा, दोनों पक्षकारों को बुलवाएगा और यह जांच करेगा। अन्वेषण करने के बाद क्या शब्द आ रही है, जांच शब्द आ रही है, ठीक है। तो जांच करेगा कि रियल में वह मामला बनता है या नहीं बनता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए पुलिस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, केस डायरी तैयार कर ली गई है। वह पुलिस रिपोर्ट में जिन जिन पक्षकारों का नाम होगा, वह मजिस्ट्रेट, वह छोटा न्यायाधीश सबको बुलाएगा और बुलाने के बाद जितनी बातें उस पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई हैं, उस पुलिस रिपोर्ट से संबंधित, इट मीन्स कि उस पुलिस रिपोर्ट में जितने व्यक्तियों का नाम आया है सबको बुलाएगा, दोनों पक्षकारों को मजिस्ट्रेट बुलाएगा और बुलाने के बाद क्या करेगा, उसका परिशीलन करेगा, पूछेगा, उसके मन में जो भी शंका होगा मजिस्ट्रेट के मन में वो समाधान करेगा। और यदि उसको ऐसा लगता है कि रियल में मामला बनता है तो इस चीज को विधिक शब्द में क्या कहते हैं, जांच कहते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जांच करेगा। कैसे करेगा, जो पुलिस रिपोर्ट भेजी जाएगी उसका परिशीलन करके जांच करेगा। उस पुलिस रिपोर्ट में जिन जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है, जिनका जिनका इंस्पेक्टर महोदय ने, अन्वेषण अधिकारी ने 161 के अंतर्गत बयान लिया है, 164 के अंतर्गत संस्कृति है। संस्कृति का मतलब क्या होता है, संस्कृति का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने अपराध किया है तो उसको संस्कृति कहते हैं। तो इन सब चीजों को करने को विधिक भाषा में क्या कहते हैं, जांच करना कहते हैं। तो जांच क्या होती है, जांच की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है। अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है। अन्वेषण कौन करता है, जांच कौन करता है। और जब जांच मजिस्ट्रेट महोदय कर लेंगे, उस घटना स्थल से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का मजिस्ट्रेट जब जांच कर लेगा कि रियल में अगर अपराध बनता है, रियल में मामला बनता है, तो फिर वह मजिस्ट्रेट, छोटा जज क्या करेगा, उस अपराध का संज्ञान करेगा, कॉग्निजेंस कर लेगा कि हाँ यह मामला बनता है। अब संज्ञान मतलब कि उस मुकदमे को पंजीकृत करना, कोर्ट में रजिस्ट्रीकृत करना कि अब यह मुकदमा कोर्ट में चलेगा। तो कॉग्निजेंस क्या होता है, संज्ञान क्या होता है। संज्ञान को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में इसको बताया गया है, किस किस तरीके से संज्ञान होता है, कितने प्रकार से कॉग्निजेंस होता है, पुलिस रिपोर्ट पे होता है या एक जनता के परिवाद करने पे होता है, ठीक है। तो क्या क्या तरीका है, इन सब चीजों के बारे में कहाँ बताया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। तो जब आप इंस्पेक्टर होंगे तो आपको अन्वेषण करना पड़ेगा, आपको पुलिस रिपोर्ट तैयार करके भेजना पड़ेगा। तो तब इंस्पेक्टर के कार्यवाहियों की पूर्ति के लिए, इंस्पेक्टर के लोक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपको इन सब चीज़ों के जानने की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए आपके मूल विधि के सिलेबस में क्या शामिल कर दिया गया, सीआरपीसी शामिल कर दिया गया। अब जांच करेगा, जांच करने के बाद वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संज्ञान करेगा, संज्ञान कर लेगा, फिर तो क्या करेगा, फिर आरोप विरचित करेगा, चार्ज लगाएगा, आरोप विरचित करेगा। आरोप विरचित करना मतलब कि चार्ज लगाना। आप वो फिल्म देखते हैं ना, फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा मुकदमे में कि जज कहता है कि फलाने व्यक्ति पे, अमुक व्यक्ति पे, इस व्यक्ति पे भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 120B, 302 के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है। तो आरोप विरचित कर लेगा। आरोप विरचित करना मतलब कि चार्ज लगाना। जब चार्ज लग जाता है
तो फिर उसके बाद कुछ हो नहीं सकता है, उसके बाद मुकदमा चलता ही चलता है। फिर जब चार्ज फ्रेमिंग कर लेगा तो आरोप की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है? आरोप की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 से लेके 224 तक में आरोप के बारे में प्रावधान किया गया है कि कैसे कैसे आरोप विरचित होता है, आरोप के संबंध में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। फिर आरोप जब विरचित हो जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 378 इट मीन्स चोरी हो गया, 302 मतलब हत्या हो गया, ऐसे ही जिन जिन विभिन्न अपराधों के लिए यदि आरोप लगाया जाता है तो आरोप विरचित करने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट दोनों पक्षकारों को बुलवाता है, दोनों पक्षकारों के गवाहों को सुनता है, दोनों पक्षकारों से संबंधित जो एविडेंस होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस होते हैं, संपोषक साक्ष्य होते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं। उन सब साक्ष्यों को क्या करेगा? मजिस्ट्रेट लेगा। फिर दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद, दोनों पक्षकारों के गवाहों को सुनने के बाद, ये सब सामान्य चीज़ें हैं, ये सब आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, और जानना भी आवश्यक है। जो लोग नहीं जानते होंगे उनको हम बताने के लिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं, ताकि आगे की चीज़ें जब मूल विधि में बताएं तो आपकी सब चीज़ें क्लियर होती जाएं। तो जब दोनों पक्षकारों को सुन लेगा, दोनों पक्षकारों के गवाहों को सुन लेगा, तो दोनों पक्षकारों के गवाहों को, दोनों पक्षकारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के एविडेंस को लेने के बाद मजिस्ट्रेट इट मीन्स की जज निर्णय पे पहुंचेगा, डिसीजन देगा। तो डिसीजन की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है? डिसीजन कैसे दिया जाता है? डिसीजन देने के बाद डिग्री देगा, डिग्री कब दिया जाता है, कितने दिनों के भीतर दिया जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें आपके मूल विधि में शामिल की गई हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ दी गई हैं? एकत्रित रूप से ये सब चीज़ें दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई हैं। तो हम आपको भारतीय दंड संहिता बताएंगे। आपके मूल विधि में भारतीय दंड संहिता है। भारतीय दंड संहिता में आपको हम क्या बताएंगे? अपराध की परिभाषा बताएंगे, उसके लिए दंड बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में आपको हम क्या बताएंगे? जब अपराध हो जाता है, एफआईआर लिख दिया जाता है, तो उसके आगे की प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे अन्वेषण होता है, कैसे जांच होता है, कैसे आरोप विरचित किया जाता है, कैसे कॉग्निजेंस होता है, कैसे न्यायाधीश डिसीजन देता है। तो इन सब बेसिक जानकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। तो मूल विधि में क्या क्या है? भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ये रहा आपका भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद आपके मूल विधि के सिलेबस में कुछ छोटे मोटे एक्ट्स, अधिनियम शामिल किए गए हैं। एक्ट्स क्या होता है? बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक्ट कौन बनाता है? अधिनियम कौन बनाता है? व्यवहारिक भाषा में विधि कौन बनाता है? विधि संसद बनाता है, राज्य विधायिका बनाती है। केंद्रीय विधियों को संसद बनाता है और राज्य विधियों को कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है। तो जब समाज में अपराध बढ़ते हैं, कुछ नए नए तरीके के अपराध होते हैं, तो उनके लिए कौन विधि बनाएगा? संसद बनाएगा। उस विधि को विधिक भाषा में क्या कहते हैं? एक्ट। जब वह विधि अधिनियमित हो जाती है, बन जाती है, तो वह एक्ट का रूप धारण कर लेती है। तो हमें कुछ एक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। जैसे समाज में पर्यावरण विरोधी प्रक्रियाएं चल रही थी, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण क्या होता है? परिधन आवरण, हमारे चारों ओर जो आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत लोग पर्यावरण का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना दिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमें पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है। कौन सा एक्ट? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ओके। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप लॉ के विद्यार्थी नहीं हो, आप जुडिशरी के विद्यार्थी नहीं हो, आप सिविल के लॉ के स्टूडेंट नहीं हो। आपको मोटा मोटा जानना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, कब इसको राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति दिया, और इसके लिए इसके
पर्यावरण की डिफिनीशन किस धारा में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में डिफिनीशन दी गई है, और इसके जो मेन पर्यावरण के विरुद्ध में अपराध हैं उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम कितने दंड का प्रावधान किया गया है, ये हमें पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम कुछ धाराओं को, इन सब चीज़ों को जानने के लिए पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसी तरीके से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है एक्ट, पढ़ना हमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पढ़ना है। क्यों शामिल किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को? समाज में वनों में लोग शिकार करने के लिए जाते थे, वन के जानवरों के जैसे शेर हो गया, हिरण हो गया, भालू हो गया, शिकार करके इनकी खाल को, इनकी दांत को, हाथी का दांत हो गया, इसका लोग दुर्व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी करते हैं। तो इस पे रोक लगाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। तो आप एसआई बन जाएंगे। तो एक एसआई का कार्य क्या होता है? समाज में अपराध को रोकना और समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तो इन सब बेसिक एक्ट्स को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कुछ धाराओं को भी एक इंस्पेक्टर को जानना नितांत आवश्यक है। जब तक उसको पता नहीं रहेगा कि कौन सा कार्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत अपराध है, तब तक वो उस पर आगे कार्यवाही एफआईआर करके या जो भी प्रयोजन उसके लिए बनाया गया है वो नहीं कर सकता है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आप समझ ही रहे हैं। दहेज लेना देना दोनों अपराध है। तो दहेज यदि कोई व्यक्ति लेता है, दहेज की परिभाषा क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है, दहेज लेने देने वाले को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, उसके लिए कितने कितने दंड का प्रावधान किया गया है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को एज ए इंस्पेक्टर होने के नाते आपको जानना है। इसलिए आपके सिलेबस में मूल विधि के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कुछ धाराओं को हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम आप समझ ही रहे हैं। आजकल जीएसटी लागू हो गया। क्या है टैक्स? आयकर अधिनियम के अंतर्गत कितने तक की राशि तक के लोग, कितने तक की राशि के लिए लोगों को आयकर में छूट दी गई है, आयकर आय की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है, जीएसटी क्या है, कुछ बेसिक चीज़ों को इनके अंतर्गत किए जाने, लोग टैक्स की चोरी करते हैं तो इसके लिए क्या क्या दंड का प्रावधान किया गया, इन सब कुछ चीज़ों को, कुछ बेसिक धाराओं को हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आयकर अधिनियम। इसके अलावा हम भू राजस्व संहिता, भू राजस्व संहिता, भू राजस्व संहिता क्या है? भू राजस्व लैंड लॉ हमको पढ़ना है, भू राज रेवेन्यू कोड पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ना है। तो लैंड रेवेन्यू कोड को क्यों शामिल किया गया? भू राजस्व संहिता, राजस्व मालगुजारी आप देते हैं, खेत जिनके पास जो भी स्टूडेंट्स गांव से रिलेटेड होंगे या शहर से भी रिलेटेड होंगे तो वो जानते होंगे कि कर देना पड़ता है, भूमि कर देना पड़ता है। गांव में चकबंदी होती है। चकबंदी क्या चीज़? खसरा, खतौनी, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? यदि कोई व्यक्ति गांव के पंचायत की ज़मीन को हड़प लेता है तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है, चकबंदी कैसे होती है, कब लागू होता है, कब क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों को लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लैंड रेवेन्यू, राजस्व की, कर की कोई चोरी करता है तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है, पंचायत वगैरह, ये सब चीज़ों को थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारियां हैं एक इंस्पेक्टर को जानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर हो जाएगा, गाँव में जाएगा, पंचायत से संबंधित, चकबंदी से संबंधित, लैंड रेवेन्यू से संबंधित कोई क्राइम हुआ है
तो उसको किस एक्ट के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत उसके लिए एफआईआर लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें हम जो मुख्य धाराएं होंगी आपको हम भू राजस्व संहिता के अंतर्गत बताएंगे। तो हमने आपको क्या बताया, आज हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि हमें एसआई के सिलेबस में मूल विधि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, भारतीय दंड संहिता पढ़ना है। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं, कुल 511 धाराएं हैं। फिर क्या पढ़ना है हमें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पढ़ना है। दंड प्रक्रिया संहिता में कितनी धाराएं हैं, कुल 484 धाराएं हैं। तो हमें सारी धाराएं नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है, जो समाज में प्रचलित अपराध हैं, जो समाज की प्रचलित प्रक्रियाएं हैं अपराध से संबंधित, उन प्रक्रियाओं को हमें जानना है। हमने आपको बताया कि हमें और भी कुछ छोटे मोटे एक्ट पढ़ने हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिशत अधिनियम, आयकर अधिनियम, भू राजस्व संहिता। इसके अलावा भी कुछ और भी एक्ट्स हैं जो आपके मूल विधि में शामिल किए गए हैं, और हम लोग क्रमशः उसके मुख्य प्रावधानों को पढ़ेंगे कि वो एक्ट्स क्यों बनाया गया, एक इंस्पेक्टर को उस एक्ट्स को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, एक इंस्पेक्टर को किन किन धाराओं को जानना ज़रूरी है, ताकि आप एक इंस्पेक्टर होने के बाद अपने लोक कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर सकें। और अब तो जब सिलेबस में ही आपके शामिल कर दिया गया है, तो एसआई के सिलेबस को देखते हुए आप एसआई की प्रतियोगी परीक्षा को क्या कर सकें, उस पर विजय पा सके। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना नितांत आवश्यक है। अब थोड़ा बहुत हम ये चर्चा कर लें कि इससे संबंधित हम कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम प्रिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ें, तो क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको दें, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन कुछ किताबें भी आपको रखनी होंगी। जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के लिए मार्केट में दुनिया भर की फुर्री निकली है। घटना चक्र वाला निकाला है, यूथ वाला निकाला है, दुनिया भर के 108 पब्लिकेशन वाले हैं। कई कोचिंग संस्थाएं हैं जो अपनी पब्लिकेशन के अंतर्गत कई किताबें निकाली हैं, लेकिन हमने देखा है हर किताबों में कोई भी किताब ऑथेंटिक नहीं है, सारी किताबों में कुछ न कुछ मिस्टेक हैं, क्योंकि विधि ऐसी चीज़ है कि उसको एक विधि विशेषज्ञ ही जान सकता है। तो मार्केट की फुर्रियों पे आप ध्यान ना दीजिए, जो हम आपको किताब बता रहे हैं उस किताब को आप खरीद लीजिए। और वैसे तो आपको हम क्रम से एक एक चीज बताएंगे ही। जैसे भारतीय दंड संहिता के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में बेयर एक्ट आती है, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन की भी आती है, और सीएलए पब्लिकेशन की, कुछ ऑथेंटिक पब्लिकेशन की आती है, उसको आप ले लीजिए। और भारतीय दंड संहिता की एक बुक आती है एस.एन. मिश्रा की, सूर्य नारायण मिश्रा की किताब आती है, सूर्य नारायण मिश्रा की। जरूरी नहीं आप बेयर एक्ट भी लें और एस.एन. मिश्रा की बुक भी लें। अगर आप एस.एन. मिश्रा की सिर्फ बुक ही ले लेते हैं तो इससे दोनों काम हो जाएगा। बेयर एक्ट में केस लॉ नहीं देता है, ओके, बेयर एक्ट में केस लॉ नहीं देता है, और आपके एग्जाम में कुछ केस लॉ भी पूछते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस भी पूछते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता में हम बताएंगे आपको कि हत्या पढ़ेंगे तो हत्या की डिफिनीशन 300 में दिया है और दंड दिया है 302 में। तो जब आप एस.एन. मिश्रा की बुक खोलेंगे और हत्या और सदोष मानववध कल्पेबल होमिसाइड का चैप्टर खोलेंगे, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो लीडिंग केसेस हैं, लीडिंग केसेस जिस केसेस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर से संबंधित दिया है, उन केसेस को दिया गया है। इसी तरीके से विभिन्न अपराधों के लिए सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस हैं, उस केसेस में लॉ बताया गया है कि इस तरीके की घटनाएं होंगी तो कोर्ट क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा। तो कुछ आपके एसआई के एग्जाम में निर्णित वाद भी आते हैं, कुछ केसेस भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एस.एन. मिश्रा की बुक में मिल जाएगी। जैसे कि हत्या से संबंधित हत्या, सदोष मानववध के अंतर को रेग बनाम गोविंदा के प्रकरण में बताया गया है। तो इसी तरीके से पूछ सकता है आपके एसआई के सिलेबस में। कैसे क्वेश्चन आएगा आपके एसआई के सिलेबस में, पूछ देगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण हत्या एवं सदोष मानववध से संबंधित है। 4 प्रकरण का नाम दे देगा, उसमें से एक प्रकरण का नाम रहेगा रेग बनाम गोविंदा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे कि ये डिसीजन, ये केस किससे संबंधित है, तो आप निशान लगा लेंगे कि ये केस सदोष मानववध और हत्या के अंतर से संबंधित कौन सा केस है, रेग बनाम गोविंदा का
केस है। इसी तरीके से दे देगा सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन से संबंधित कौन सा केस है, 4 केसेस का नाम दे देगा, उसमें एक केस दे देगा महबूब साहब बनाम एम्परर। तो अगर आप जानते रहेंगे कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय से संबंधित कौन सा केस है, या किसी भी अपराध से संबंधित जो लीडिंग केस है उसको आपको जानना है, क्योंकि केसेस भी आते हैं। तो उसके लिए आप एस एन मिश्रा की किताब ही ले लीजिए, तो उसमें दोनों काम हो जाएगा, सेक्शंस भी है और दंड भी है। या तो आप बेयर एक्ट ही ले लीजिए या दोनों ले लीजिए, ठीक है। और आप किताब रखिए, सारी किताब को पढ़ना तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो मार्केट में गलत पब्लिकेशंस की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जो मिस्टेक्स वाली बुक्स है, उसको आप ना पढ़िए, क्योंकि उससे आप क्या होंगे, दिग्भ्रमित होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की से संबंधित या तो आप बेयर एक्ट ले लीजिए। बेयर एक्ट किसको कहते हैं? बेयर एक्ट में सिर्फ संबंधित धाराओं और उनके दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, ओके। और अगर आप दंड प्रक्रिया संहिता की किताब लेना चाहते हैं तो आप मुरलीधर चतुर्वेदी की किताब आती है, मुरलीधर चतुर्वेदी की एक किताब आती है, अब उसको ले लीजिए, रखिए। अगर आप किताब लेने में सक्षम है, आप परचेज कर सकते हैं तो आप लीजिए, और यदि आप नहीं परचेज कर सकते हैं, आप सक्षम नहीं हैं, इकोनॉमिकली आप वीक हैं, तो मैं जितना क्लास में बताऊंगा, जितनी चीज़ें बताऊंगा, जितनी चीज़ें नोट कराऊंगा, वो आपके लिए हमारे समय से सफिशिएंट होंगी, उतने में से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप सक्षम हैं तो यू कैन टेक बुक, यू कैन परचेज बुक। इसके अलावा हमें छोटे मोटे जो एक्ट पढ़ने हैं, इस एक्ट्स को आपको लेना जरूरी नहीं है। इन एक्ट्स के जो भी संबंधित प्रावधान होंगे, डिफिनीशन के, दंड के, इन सब चीज़ों को आपको हम क्लास में बताएंगे, बताते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया कि हमें मूल विधि क्यों पढ़ना है, क्यों एसआई के सिलेबस में शामिल किया गया है, और इसके लिए क्या क्या हमें पढ़ना है, मूल विधि के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस में है, ओके। अब हम आपको क्रमशः एक एक चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास के बारे में बताएंगे, ओके। धन्यवाद।